हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब सही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 6 जियोग्राफी का एक 5वां चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब जितने पेज को पढ़ते हैं उस पेज से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं, पहले हम सब उन प्रश्नों को डिस्कस करके उसके बाद ही अगले पेज को बढ़ते हैं। तो आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा ऐसे पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का शीर्षक है हम सबका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम सब पृथ्वी के जो परिमंडल है, कितने परिमंडल हैं, किन परिमंडलों में क्या क्या कैसे कैसे घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधित घटनाओं और जो आदि वायुमंडल, भूमंडल और जो जितने भी मंडल हैं, इन सब के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए लिखा है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी है यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जहाँ जीवन है, मानव यही जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जो पृथ्वी है इसमें हमारे भूमि, जल, हवा, ये तीनों मौजूद हैं मतलब हैं, जिससे हम जीवित रह सकते हैं। और जो अन्य ग्रह हैं, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे कि जो 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों पर ये जल, हवा और जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, ये इन चीज़ों का अभाव रहता है। इसलिए हम सब उन ग्रहों पर नहीं रह सकते हैं और ये पृथ्वी एक हमारा जो ग्रह है, यहाँ पर जीवित रहना संभव है, क्योंकि यहाँ पर जीवित रहने के लिए जल और हवा है। आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पूछ देता है कभी कभी कि भूमंडल किसे कहते हैं, या पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऐसे पूछ देता है कथन और कारण में। तो इसको याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी पर या पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम सब रह रहे हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं। आगे देखिए, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस पर हम रह रहे हैं उसे हम भूमंडल और जो हमारे चारों ओर गैसें हैं उसको हम वायुमंडल कहते हैं। आगे देखिए, अब देखिए वायुमंडल में वायु अर्थात अब कौन कौन सी गैसें हैं, तो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जहाँ पाया जाता है जिसे जलमंडल कहे जाते हैं। तो देखिए, अब बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी है या पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाए जाते हैं, तो उसे हम जलमंडल कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी पर जिस पर पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं उसे हम सब भूमंडल कहते हैं। और इस भूमंडल में जो चारों ओर से गैसें घेरी हैं इसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े भाग में जल पाए जाते हैं उसे हम जलमंडल कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल जो है वह जैसे जीवमंडल मतलब जहाँ पर जीव अर्थात जहाँ पर प्राणी रहते हैं वह एक सीमित क्षेत्र है, सभी जगह नहीं रह सकते हैं। आगे देखिए, जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों कि जहाँ पर
जल और हवा एक साथ अर्थात रहते हैं वहीं पर ही जीवन संभव है। आगे देखिए, अब पहला था भूमंडल, अब भूमंडल के बारे में देखिए। अब भूमंडल क्या होता है, जैसे कि आप सब पता हुआ पढ़े अभी हम सब कि हम सब जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं इसको हम भूमंडल भी कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा पृथ्वी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात जीवित रहने के लिए पोषक अर्थात भोजन इत्यादि पाए जाते हैं। आगे देखिए, भोजन की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, जैसे अब पृथ्वी है, पृथ्वी को भूमंडल कहते हैं। अब इसी पृथ्वी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो कभी कभी पूछ देगा तो इसको याद रखना कि हम पृथ्वी को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में। अब कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला है स्थल भूभाग। स्थल भूभाग, अब स्थल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। स्थल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। देखिए, बड़े स्थल भूभाग महाद्वीपों के नाम से जाने जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसको भी देखिए दोस्तों, हल्के में मत लेना। कभी कभी इन बातों को नहीं ध्यान देते हैं बहुत लोग कि देखिए यहाँ पर लिखा गया कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ये कथन और कारक में दे देगा कि जो विश्व के महासागर हैं ये एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, इधर मान लीजिए कोई भी इधर उधर परिवर्तन करके दे देगा तो आप सब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद रखना, जो विश्व की सभी महासागर हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। ये भी देखिए कितना एकदम इम्पोर्टेंट है कि जो समुद्र का जल है वह सभी जगह समान है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल समान कैसे हो सकता है। तो इसमें देखिए लिखा है कि जो समुद्र का जल है वे सभी जगह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई जैसे जहाँ पर हम सब रह रहे हैं इसकी अगर ऊंचाई को नापना है तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अर्थात समुद्र के तल को हम शून्य मानते हैं और इसी समुद्र के तल से ही हम अपने स्थल की ऊंचाई, स्थल मतलब पृथ्वी पर जो भी जैसे पहाड़ है, पठार है, इन सब का अगर मापन किया जाता है तो समुद्र के तल से ही इसकी लंबाई या ऊंचाई का मापन किया जाता है। इसको बात याद रखना दोस्तों कि जो हमारा समुद्र तल है यह सभी जगह समान है और जो हम स्थल पर रह रहे हैं या जो स्थल पर जो भी चीज़ें हैं अगर उनकी लंबाई को या ऊंचाई को नापते हैं तो हम समुद्र के तल से नापते हैं। और वहाँ इस पेज को सही से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर देंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने जस्ट यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर लिखा गया है कि जो जलमंडल है उसमें हम सब बर्फ, जल और जलवाष्प, देखिए अगर पढ़े होंगे ठीक से, अगर ध्यान दिए होंगे तो आप इसको कर ले जाते। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि देखिए जलमंडल में जो अवस्थाएं होती हैं तो उनकी कौन कौन सी अवस्था होती हैं। तो पहला बर्फ होता है, बर्फ, जल और जलवाष्प, बर्फ, जल और जलवाष्प। तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या है, तो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं सम्मिलित हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जल, बर्फ और जलवाष्प, ये तीनों अवस्थाएं सम्मिलित हैं। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, जैवमंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है। तो देखिए जो जैवमंडल है हमारा, इस जैवमंडल के अंतर्गत हमारे 3 मंडल आए। कौन कौन से, तो हमारा स्थल मंडल आया, स्थल मंडल,
भूमंडल को ही अर्थात जिस पर हम रह रहे हैं इसी भूमंडल को हम स्थल मंडल भी कहते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। देखिए यहाँ पर परिवर्तन करके बदल कर आपको पूछ दिया है। तो इसी भूमंडल को ही हम स्थल मंडल भी बोलते हैं, अर्थात जिस स्थान पर हम सब रहते हैं। तो स्थल मंडल अर्थात भूमंडल को देखें हम, जलमंडल को देखें और वायुमंडल, अर्थात इन तीनों मंडल, अर्थात ये तीनों मंडल भी हमारे जैव मंडल के अंतर्गत आ गए हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, चलिए आगे पढ़कर तब हम इन सब के बारे में पढ़कर तब इस मैप को हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसको याद रखना दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, याद रखना समुद्र तल से इसका 8,848 मीटर, 8,848 किलोमीटर नहीं, याद रखना मीटर, 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना दोस्तों अभी, क्योंकि इन्हीं सबसे भी प्रश्न बनेगा। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। कभी कभी पूछ देता है कि ये समुद्र से कितना ऊंचा है, तो 8,848, और पूछता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, जो विश्व है या पूरा विश्व है, विश्व में सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर का बेरियाना गर्त है। इसको याद रखना कि जो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, यह विश्व का सबसे गहरा भाग है। अब देखिए इसकी भी गहराई दी है कि इसकी गहराई क्या होती है, 11,022, कितना है, 11,022 मीटर है। तो इन दोनों बातों को याद रखना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 और सबसे गहरा, देखिए इसको इसलिए यहाँ पर दिया, ये सबसे ऊंचा है और ये सबसे गहरा है। तो ये सबसे ऊंचा वाला तो माउंट एवरेस्ट है 8,848, और सबसे गहरा अर्थात नीचे तो प्रशांत महासागर का बेरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर है। आगे देखिए अब महाद्वीप। अब देखिए दोस्तों, अब महाद्वीप के बारे में, पृथ्वी पर सात प्रमुख महाद्वीप हैं। इसको याद रखना दोस्तों। तो देखिए अगर अभी हम इन्हीं महाद्वीपों या सभी के बारे में पढ़कर फिर इसके बाद ये जो मैप है इसमें पूरा हम आप सबको एकदम व्याख्यान करेंगे। तो पहले इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर कितने प्रकार के महाद्वीप हैं या कितने हैं, तो 7 हैं। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इसको याद रखना, बहुत बार पूछेगा। या हालांकि अब ये मान लीजिए एकदम जनरल बन गया है, तो ये नहीं पूछ सकता है वो, या कोई भरोसा भी नहीं है, पूछ भी सकता है। पर जहाँ तक आशा है कि अब ये सब एकदम बहुत बार पूछ दिया है तो नहीं पूछेगा। तो अब आप आगे देखिए कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। अब देखिए विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो ये जो महाद्वीप हैं ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। देखिए महाद्वीप अब देखिए महाद्वीप अब 7 हैं। अब 7 के क्रम देखिए, तो अब इसको क्रम भी याद रखना। अभी दिखाएंगे हम आप सबको कि कैसे क्रम में पूछा है। तो बहुत लोग ऐसे बस याद कर लेते हैं पर क्रम में नहीं याद करते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि क्रम में इसको कौन सा आया। तो देखिए पहला क्या है, एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और लास्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के 6ठे नंबर पर, और अंटार्कटिका ये 7वें नंबर पर। तो याद रखना दोस्तों। तो देखिए पहला, देखिए यहाँ से देखिए, पहले देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसको याद रखना। इसको तो कभी नहीं बोलना। तो देखिए क्या है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तर और दक्षिण, जैसे कि आप सब दिशा जानते हैं। तो इसको याद रखना कि पहले उत्तर आएगा, फिर दक्षिण आएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो देखिए इन चार को पहले याद रखना। तो एक ये चार तो देखिए आपस में मिल रहे हैं, तो इसको याद रखना। तो अब आगे देखिए, अब इसके पहले याद रखना एशिया, यूरोप, अफ्रीका। पहला क्या है? एशिया। पहला क्या है? एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा अफ्रीका। बस एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऐसे याद हो जाएगा। उत्तरी, दक्षिणी, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, उत्तरी, दक्षिणी, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और इसको तीन ठे याद कर लेना, पहला एशिया, यूरोप और अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो आशा है कि आप सबको याद हो गया होगा। तो आगे देखिए, इन 7 महाद्वीपों के क्रम पूछता है, तो इसको याद रखना। तो देखिए स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो बता यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जो स्थल का मतलब जो जहाँ पर जीव रह सकते हैं, जहाँ पर जीव रह सकते हैं। तो पूरे विश्व का सबसे जो बड़ा भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में, वो जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। कहाँ? कैसा? वो जहाँ पर जीव अर्थात जहाँ जीवन संभव है, यह सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा भाग याद रखना कि स्थल मंडल, जहाँ पर हम सब भूमंडल जिसे हम यहाँ स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसको याद रखना दोस्तों। अब देखिए थोड़ा इस बॉक्स को पढ़ लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। तो देखिए न्यूजीलैंड के एक एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोग्रे सेपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर अर्थात माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। तो इसको याद रखना। इसको तो मान लीजिए बहुत लोग याद रखते हैं, पर कभी कभी डेट पूछता है तब उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसको तो याद होगा, पर डेट को एकदम ठीक से याद कर लेना। कब? कि 29 मई 1953 पर। आगे देखिए, जापान की जुक्को ताबेई विश्व की सबसे पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो ये भी कभी कभी पूछ देगा कि जापान की कौन सी महिला थी। तो जुक्को ताबेई कब रखा था? तो 19 मई 1675 ईस्वी को। याद रखना इसको। इसके बाद कभी कभी पूछता है, ये एकदम है, ये भारत के हैं, तो इसको भी याद रखना। हालांकि याद भी होगा बहुत लोगों को जो तैयारी वगैरह करते होंगे कि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी। ये बछेंद्री पाल जो थी ये भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट अर्थात वही माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो इसको जो है याद रखना। बछेंद्री पाल जो है 23 मई 1984। तो आगे देखिए दोस्तों, अब हम सब क्या पढ़ें कि महाद्वीप। अब महाद्वीप में अब पहला देखिए क्या था? एशिया। पहला क्या था? एशिया। तो अब हम सब एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहीं से प्रश्न बन जाता है, बहुत बार पूछता है। तो इसको याद रखना कि जो एशिया है यह सबसे पहला है। तो अभी हमने देखा, तो यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसीलिए पहला है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध, इसको भी याद रखना, कभी कंफ्यूज करता है कि यह जो महाद्वीप है कौन? एशिया महाद्वीप, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी मतलब ऐसे हम होता है हम सबका दिशा, तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। इसको याद रखना। तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। पहला हमारा क्या है? एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। इसको याद रखना। आगे देखिए, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि एशिया से या एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ऐसे पूछ देगा, या दोनों। तो इसको कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरी बात ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
तीसरी बात, इस महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखिए, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, याद रखना। ये पूर्व में, ये खुद एशिया खुद पूर्व में है और इसके पश्चिम अर्थात इसके जस्ट अपोजिट अर्थात उल्टे अर्थात पश्चिम में यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। इसको याद रखना। ये सबसे बड़ा कर्क रेखा, मकर रेखा, ये पूछे ना पूछे, इसको कभी कभी इस चैप्टर से उठा देता है, तो ये जान लीजिए आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एशिया महाद्वीप है इस पश्चिम में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, एशिया महाद्वीप से या एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन से पर्वत अलग करता है? तो याद रखना, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब देखिए, अब थोड़ा और डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो देखिए पहला क्या है? एशिया और यूरोप। तो यही पहला एशिया है, दूसरा यूरोप है। तो एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? तो हमारा यूराल पर्वत है, इसको याद रखना। हमारा ये जो है यूराल पर्वत ये है हमारा, एशिया और यूरोप को अलग करता है, इसको याद रखना। और एशिया हमारा पूर्व में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिमी में क्या है? इसका यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है। आगे देखिए, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो इसको याद रखना कि जो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग है, याद रखना। हालांकि ये अब तो अभी कभी नहीं पूछा है, तो तब पर भी कोई भरोसा नहीं है, तो इसको भी याद रखना, क्योंकि जहाँ से हम सब सोचते हैं नहीं पूछेगा, वहीं से कभी कभी उठा कर दे देता है। तो देखिए, तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग, मतलब जो उससे जुड़े हैं, उसके भूभाग को, उसके आसपास के भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। आगे देखिए, अब हमारा एशिया का ख़त्म हो गया, तो अब एशिया में देखिए अब हम क्या क्या पढ़ें। पहला ये पढ़ें कि एशिया से या एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसके पश्चिम अर्थात जस्ट अपोजिट में इसके क्या है? यूराल पर्वत है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को, ये दोनों महाद्वीप हैं, तो इन दोनों को अलग कौन करता है? तो यूराल पर्वत। पूछ देगा कहाँ पर है, तो पश्चिम में है। ये हो गया। और दूसरी बात ये थी कि इससे एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर गुजरती थी? तो कर्क रेखा। बस इतना बात याद रखना दोस्तों। अब आगे देखिए, अब दूसरा क्या था हम सबका? तो दूसरा था यूरोप। पहला एशिया, दूसरा यूरोप। अब देखिए, एशिया से बहुत छोटा है, मतलब ये थोड़ा एशिया से छोटा है ना। तो देखिए, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब पढ़े हैं कि पूरब में एशिया है और ये पश्चिम में हमारा यूरोप है। तो जो यूराल पर्वत था, तो हमारा यूरोप जो है वो पश्चिम में हो गया और एशिया पूरब में हो गया। तो यही पूरब में ही यूराल पर्वत था, तभी जाकर इन दोनों को अलग कर रहा था ना। तो ये हमारा याद रखना कि जो यूरोप है वह पश्चिम में है और एशिया हमारा पूरब में है, इसको याद रखना। अब आगे देखिए, तो पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। तब आप याद रखना, कभी पूछेगा इसको तो याद रखना एकदम ठीक से, क्योंकि ये एकदम गूढ़ प्रश्न है, इस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे। तो आर्कटिक वृत्त है, इससे होकर गुजरती, अर्थात यूरोप से होकर गुजरती है। यह तीन तरफ से घिरी हुई यह तीन तरफ से जल से घिरी हुई
देखिए, ये जो हमारा यूरोप है, यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इसको याद रखना दोस्तों, कभी पूछता है कि जो हमारे यूरोप है ना, यूरोप है वह कितने तरफ से जलों से घिरी हुई है, या तो फिर ऐसे पूछेगा कि तीन तरफ से घिरी घिरी कौन से महाद्वीप हैं, या ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये हमारा यूरोप है, और ये किस दिशा में है, तो पश्चिम में है। एशिया हमारा पूरब में है, याद रखना। और आगे देखिए, देखिए देखिए वो दोस्तों, तो अब हमारा दो महाद्वीप खत्म हो गया। कितना? दो। तो अब पहला था एशिया, दूसरा था यूरोप। तो एशिया के बारे में हम सब पढ़े, यूरोप के बारे में दूसरा बात ये है, कितना पढ़ें, तो देखिए ऐसा है कि हम सब इसको पढ़ें कि ये पश्चिम में है, किसमें? पश्चिम में स्थित है। और यह तीन तरफ से जलों से घिरा हुआ है, और यह आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। बस इसी तीन बात को याद रखना। आगे देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना। तो अब एशिया था, एशिया 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 के बाद विश्व का, अर्थात एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो याद रखना इसको। आगे देखिए, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो इसको भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती थी। कभी कभी पूछ देगा कि अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, या कौन सी रेखा के मध्य भाग से गुजरती है, तो याद रखना विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से के मध्य से भाग से होकर गुजरती है। आगे देखिए, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए दोस्तों, इसको याद करते चलिए, अभी हम मैप में दिखाएंगे इसको। तो देखिए, जैसे कि अभी हम सब देखें कि एशिया हमारा पूरब में था, यूरोप हमारा पश्चिम में था, और अफ्रीका क्या हो गया हमारा? उत्तर में, अर्थात ये ऊपर हो गया ना, उत्तर अर्थात ये ऊपर हो गया। तो इसको याद रखना दोस्तों, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखिए, जिससे होकर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह देखिए, यही एक ऐसा महाद्वीप है, इसको यहाँ से देखिए, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये देख लीजिए आप सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अब हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सब अगर पढ़ रहे होंगे, जो दूसरी बार देने जा रहे होंगे, वो तो और एकदम अच्छे से जान गए होंगे। तो देखिए, इसको याद रखना, कभी कभी पूछता है कि कौन से महाद्वीप से, या कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो याद रखना, ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप से हमारा कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखा गुजरती हैं। और अफ्रीका हमारा उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देखिए आगे देखिए, इसमें लिखा है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसको भी याद रखना कि जो हमारा सहारा का रेगिस्तान है, अगर रेगिस्तान का मतलब गर्म रहेगा, ये तो जानते ही हो। तो देखिए, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या गर्म रेगिस्तान है, जो कि, अब देखिए यहाँ पर इसलिए दिया जो कि अफ्रीका में स्थित है, इसलिए यहाँ पर इसका विशेषण दिया कि जो हमारा अफ्रीका है, इसकी विशेषता क्या है कि यहीं पर, अर्थात अफ्रीका में ही सहारा का रेगिस्तान जो है वह स्थित है। आगे देखिए, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। इसको भी याद रखना कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यह चारों ओर से, इसके पहले ये तीनों ओर से क्या था? जलों से घिरा हुआ था, इसको भूलना मत। देखिए, इसको हम अब यूरोप को क्या पढ़े कि ये तीन तरफ से जल से घिरे हुए थे, याद रखना, जल से घिरे हुए थे ना, तो यूरोप था। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बताया गया कि ये जो अफ्रीका है,
यह चारों ओर से यह महाद्वीप यह अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। तो इसको देखिए, आप सब समझ सकते हैं कितना अंतर है। तो हम सब समुद्र और महासागर कभी कभी अगर कंफ्यूज कर देगा कि यही अफ्रीका है, हमारा चारों ओर से जलों से घिरा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसमें देखिए कहेंगे कि जल और समुद्र तो एक ही है, जल में ही समुद्र पाए जाते हैं। तो ऐसे ही आपको सब कंफ्यूज मत होना। तो अफ्रीका हमारा समुद्र और महासागरों से घिरा है, जबकि यूरोप जो है वह सिर्फ जलों से घिरा हुआ है, अर्थात समुद्र में ही जल पाए जाते हैं। पर उसमें क्या है कि जल का मतलब, अब जल मतलब छोटी मोटी नदियों से ही घिरा हो सकता है, बस 3 तरफ से छोटी मोटी नदियाँ हो सकती हैं या और कुछ हो सकता है। बट इसमें क्या है, अफ्रीका वाले में है कि इसमें सिर्फ समुद्र और महासागर, बड़े-बड़े समुद्र और महासागरों से ही चारों तरफ से ये पूरा घिरा हुआ है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है ना, नील नदी है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखना दोस्तों। अफ्रीका देखिए, अफ्रीका महाद्वीप कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए कितना प्रश्न बन रहे हैं। तो याद रखना, जो नील नदी है, रेगिस्तान का सबसे बड़ा भाग जो गर्म रेगिस्तान है यहीं पर है, अफ्रीका में ही नील नदी यहीं पर है। और यह हमारा अफ्रीका कहाँ पर है, तो उत्तर में है। और यह समुद्र और महासागरों से चारों ओर से घिरा हुआ है। आगे, और यही अफ्रीका से कर्क एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। देखिए अफ्रीका, यहाँ से देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त, इसके इन किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो देखिए कभी कभी ये भी पूछता है कि ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा या तीनों रेखाएं हैं, इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो आगे देखिए दोस्तों, तो आगे देखिए, अब हम सबका क्या है, 2 कितने पढ़े, 3। पहला एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अब देखिए हम बताए थे याद करने के लिए, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आप आगे देखिए हमारा क्या आ गया, चौथा नंबर पर उत्तरी अमेरिका। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अफ्रीका से एक संकरे स्थान से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों कि जो ये पनामा जल संधि है, पनामा स्थल संधि है, सॉरी दोस्तों, पनामा स्थल संधि। तो ये जो पनामा स्थल संधि है, ये उत्तरी अमेरिका और अभी इसके नीचे क्या पढ़ेंगे हम सब, उत्तरी और दक्षिणी। तो यही दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को अलग करेगा, तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को पनामा स्थल संधि और इसके पहले क्या था, वो जो एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग कर रहा था, तो यूराल पर्वत। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। तो और ये हमारे बीच में क्या है, स्थल संधि है। तो यही स्थल का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा स्थल हो गया, अर्थात यहाँ पर थोड़ा पानी नहीं है, यहाँ पर रह सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर जब रह सकते हैं तो थोड़ा अलग हो गए। तो यही स्थल संधि हमारा उत्तरी और दक्षिणी को अलग करता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। अब देखिए स्थल संधि, स्थल का एक संकार भाग होता है जो 2 बड़े स्थानीय भागों को एक स्थान से जोड़ता है। तो इसको याद रखना। अब आगे देखिए, यहाँ पर अभी हम पढ़े, अब इसी के बारे में और है। यहाँ पर देखिए, पनामा स्थल संधि कहा जाता है, महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, तो इसमें बताया गया है कि ये उत्तरी और पश्चिमी, अर्थात ये हमारा है, तो ये उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी मतलब थोड़ा
आधा हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र में कि ये थोड़ा सा उत्तर में है और अधिकांश भाग इसका दक्षिण में है। अधिकांश भाग अर्थात ये उत्तर और दक्षिण, अरे उत्तर और पश्चिम दोनों भागों पर इसका स्थित है, यह स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो इसको भी याद रखना कि ये जो उत्तरी अमेरिका है यह हमारा 3 महासागरों से घिरा है। और अफ्रीका, हमारा जो अफ्रीका था यह समुद्रों से और महासागरों से चारों ओर घिरा था। पर ये जो उत्तरी अमेरिका है तो ये सिर्फ 3 महासागरों से घिरा है। और इसके पहले क्या, इसके बारे में आप सबको एकदम विस्तार से पता हो गया कि ये जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, इसको जो स्थल जल संधि है ये अलग करता है। और ये जो उत्तरी अमेरिका है ये क्या है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। बस अब आगे देखिए, हमारा आ गया दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए, अब दक्षिणी अमेरिका में क्या है, इसके बारे में पढ़िए। देखिए, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण भाग में है, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण में ही ये स्थित है, ये दक्षिण में ही है। अब जबकि उत्तर में क्या था, ये उत्तरी अमेरिका में क्या था, तो ये उत्तर में थोड़ा था और थोड़ा पश्चिमी दोनों में था। तो ये भी है, पर ये इसमें बताया गया कि ये इसका अधिकांश भाग दक्षिण में ही है। देखिए, इसके पूर्व किसके, दक्षिण अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिम में कौन से महासागर स्थित हैं? तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर में, याद रखना इसको। देखिए, फिर से बता रहे हैं पहले मैप में कि ये हमारा दक्षिण अफ्रीका हो गया। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी, देखिए ये जो दक्षिण अमेरिका है, तो ये दक्षिण अमेरिका में बताया गया कि जो इसका एक पर्वत श्रृंखला का नाम है एडीज पर्वत श्रृंखला। तो एडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर अर्थात इस यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात ऐसे ही मतलब थोड़ा इधर उत्तर में ही है, थोड़ा दक्षिण में ही ये एडीज पर्वत फैली है। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो इसको याद रखना, ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि जो अमेजन नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पहली बात, कभी पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो अमेजन नदी। और यह कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में, इसको याद रखना। अब आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अब अगला क्या है हम सबका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। कभी भी पूछेगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखना। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। और ये पूरी तरह से, ऑस्ट्रेलिया क्या है हमारा, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है, इसको याद रखना। आगे देखिए, यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। तो इसको कभी भी भूलना मत दोस्तों। इसके पहले कौन सा था, इसके पहले अफ्रीका था। तो हम अफ्रीका भी हमारा चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ था। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। तो इसको बात एकदम ध्यान से दिमाग में बैठाकर, कभी कभी पूछ देगा कि चारों तरफ से घिरे हुए कौन से महाद्वीप हैं। तो अगर उसमें अफ्रीका ना देकर ऑस्ट्रेलिया दे देगा, तब आप सब सोचेंगे कि अफ्रीका तो दिया ही नहीं है। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया भी जो है, ये भी चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, अर्थात द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना कि ये द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। किसको, ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, इसको याद रखना। आगे देखिए, लास्ट है हम सबका कि अंटार्कटिका महाद्वीप। तो देखिए, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह अंटार्कटिका यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव है, जैसे हम बताए थे, दक्षिण ध्रुव है, इसके मध्य में ये
अंटार्कटिका अंटार्कटिका के मध्य मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ से या मोटी बर्फ की परतों से ढके हुए होते हैं। कभी पूछता है कभी कभी कि कौन से महाद्वीप है जहाँ पर हमेशा यह बर्फ से ढके हुए रहते हैं, तो याद रखना ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जहाँ हमेशा मोटे बर्फ की परतों से ढका रहता है न। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थायी निवास नहीं है। ये भी पूछता है, इसको भी कभी ध्यान में दीजिए कि देखिए कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर अस्थायी निवास। अभी देखिए प्रश्न में हम आपको दिखाएंगे वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर अस्थायी निवास अर्थात जहाँ पर जीवन संभव है बट रहते नहीं है, अस्थायी रूप से रहते नहीं है। आगे देखिए बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं, तो ये भी कभी पूछता है कि शोध केंद्र किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका, कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पे। भारत के भी शोध संस्था है इनके नाम, तो याद रखना ये जो अंटार्कटिका है यह शोध संस्थान है। यहाँ पर शोध संस्थान, यहाँ पर अस्थायी निवास नहीं है। और वो जो भारत के शोध संस्थान है तो इसके नाम है देखिए मैत्री और भारती, तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए अब जलमंडल आ गया। अब क्या आ गया, जलमंडल। तो अब देखिए अब जलमंडल पढ़कर फिर हम उसके बाद हम सब प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिए पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। तो जो जलमंडल है हमारा, तो पृथ्वी को याद रखना, कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इसके पहले वाले क्लास में हम सब बताए हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी है और पानी को ऊपर से देखने पर ये नीला दिखाई देता है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो आगे देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, जैसे कि हम सब इसके पहले वाले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो जो पृथ्वी है हमारा, इसका जो 100 में से 71% भाग जल से घिरा हुआ है, 29% भाग स्थल है, मतलब 29% भाग में स्थल अर्थात निवास करते हैं, सब लोग रहते हैं, और 71% भाग जल से घिरा हुआ है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल एवं वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। तो इसको याद रखना कि इसमें जो महासागर हैं या महासागर में नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल सभी सम्मिलित हैं। आगे देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो जल है वह 97% से अधिक भाग महासागरों में पाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया कि 71% भाग तो जल हैं, पर 100 में से 71% भाग जल है। अब इन में से जो 97% भाग हैं वह सिर्फ और सिर्फ महासागरों में पाए जाते हैं। 71% में से 97% भाग या 71% जो जल है, इसमें इस प्रतिशत में 97% भाग सिर्फ महासागरों में पाए जाते हैं। वह इतना अधिक खारा होता है, और वह बहुत खारा होता है। जो महासागरों के जल होते हुए खारे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक दृश्य है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आगे देखिए तो यहाँ पर देखिए शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों से एवं हिमनदों तथा भूमिगत जलों के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ी है। अलवड़ी का मतलब पीने योग्य है, बहुत कम ही भाग अलवड़ी है। अब जैसे 97% भाग तो अब जब महासागर में रह रहे हैं, और 97% भाग जैसे हम सब अभी पढ़े कि जो महासागर है तो वह महासागर पूरा लवड़ी होते हैं अर्थात खारे होते हैं। तो अब जो 97 अर्थात 3% भाग बचा यही का है अलवड़ी है अर्थात पीने योग्य है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी का महसूस करते हैं। बस यही कारण है कि जो हम सब बोलते हैं कि पानी को बचाओ अर्थात पानी सेव करो, यही कारण है। क्या कि पानी तो है बहुत, पर जितना भी पानी है महासागरों में ये सब लवड़ी है अर्थात खारे हैं महासागर। अब देखिए क्या था, इसके पहले हम सब क्या पढ़े,
यहाँ पर जलमंडल, अब आ गया महासागर। तो अब देखिए महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये जो महासागर है ये जलमंडल के ही एक भाग हैं, इसको याद रखना। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कभी कभी कथन कार्य में पूछेगा तो इसको याद रखना कि महासागर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहती है। ये जो महासागर के जल होते हैं ये हमेशा गतिशील रहते हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां होती है। महासागर की 3 मुख्य गतियां होती हैं, इसको याद रखना। आप देखिए कौन कौन से। बड़े से महासागर अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा ऑस्ट्रेलिया महासागर। तो अब देखिए एक प्रश्न यहाँ तक। अब देखिए जितना भी पढ़ें अब इन सभी प्रश्नों को हम सब करेंगे। अगर आप सब ध्यान से पढ़े होंगे तो इन सब प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। तो जैसे कि अभी हम सब पढ़े कि विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कितना था? 8,848 मीटर। आगे देखिए विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? अभी हमने जस्ट बताया, उसको हम पॉइंट अर्थात इसको एकदम हाईलाइट करके बताए थे कि जो हमारा प्रशांत महासागर है उनमें मेरियाना गर्त था। जो मेरियाना गर्त था, प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त था, यह सबसे गहरा था। और इसका कितना था? 11,022 मीटर था। और आगे देखिए पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम है। तो देखिए अब जैसे कि हम सब बताए थे कि आकार के हिसाब से भी पूछेगा। अगर आप सब ध्यान दिए होंगे तो इसको कर ले जाएंगे। तो पहला क्या था हमारा? तो देखिए पहला था एशिया, दूसरा यूरोप। पहला एशिया था, हम सब पढ़े कि पहला एशिया था, दूसरा यूरोप था, फिर अफ्रीका था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। और इसके बाद क्या हम बताए थे? उत्तर दक्षिण और 2 था। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका था। तो इसमें नहीं दिया है, तो जितना दिया है सिर्फ इतने में ही हम सब देखेंगे। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी। तो हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए एशिया तथा यूरोप को याद रखना। पहले जो एशिया था और यूरोप था को अलग करने वाले अस्थाई संरचना में शामिल है। तो बस इतना याद रखना। इस प्रश्न का कहने का मतलब थे क्या तथा यूरोप को अलग करने वाला अस्थाई संरचना में शामिल है। तो बस इसका कहने का मतलब जो एशिया और यूरोप है इसका जो अलग कर रहा था वो कौन था? तो यह कौन से थे? तो यूराल नदी था, काकसीय पर्वत था, यूराल पर्वत था। तो इसको हम अब बताए थे 2 या 3 बार बताए थे आपको, अगर ध्यान दिए होंगे। तो जो हमारा एशिया और यूरोप को अलग करने वाला यूराल पर्वत था। आगे देखिए कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त अर्थात तीनों रेखा गुजरती है? अच्छा, जैसे कि हम सब एकदम 2 से 3 बार उसको हम बताए थे आप सबको। तो ये हमारा क्या था? तो अफ्रीका था। कौन सा था? अफ्रीका था। अफ्रीका से ही या अफ्रीका महाद्वीप से ही हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती थी। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले नहर कौन थे? तो जैसे हम बताए थे कि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले कौन नहर थे? तो जैसे कि हमने बताया पनामा। आगे देखिए उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलता है? देखिए जैसे इसमें है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये जो महाद्वीप है किस देश में रहता है? तो देखिए पनामा, कास्टारिका, निकारागुआ और होंडुरास। तो जैसे कि अभी हम सब पढ़े थे कि ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है यह पनामा में है। आगे देखिए
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हमारा दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है, इसके बारे में दिया गया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, तो इसमें दिया गया है कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अंटार्कटिका महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो ये बात सही है। दूसरा बात सही है। तो देखिए, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो इसको याद रखना, हम सबका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। आगे देखिए, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। याद होगा आप सबको, अच्छे से हम बताए थे। तो जो हमारा लास्ट ऑस्ट्रेलिया था, ये सबसे छोट था और इसको हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। आगे देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। कौन से, अंटार्कटिका अर्थात लास्ट वाला। देखिए, इसका क्षेत्रफल यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्र से अधिक है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्व के किनारे स्थित है। तो ये बात सही है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, यह किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है। तो ये बात भी सही है, यहाँ पर अस्थायी निवास नहीं था। तो देखिए, हमारा क्या है कि एक और तो तीनों, ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। आगे देखिए, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब सिर्फ 7 महाद्वीपों को पढ़े। कितना, सिर्फ 7 महाद्वीपों को पढ़े। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में महासागर पढ़ेंगे। तो अब हम महासागर के बारे में इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए।